हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय में चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, ऋतु प्लस चर्या। ऋतु क्या होता है? समय का एक निश्चित भाग, मतलब जो टाइम पीरियड चलता है उसका एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसको हम ऋतु बोलते हैं। जैसे गर्मी का सीज़न है, सर्दी का सीज़न है, बारिश का मौसम है। तो ये क्या है? टाइम का एक पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बारिश आती है, कुछ टाइम के लिए गर्मी आती है, फिर कुछ टाइम के लिए सर्दी आती है। तो एक पर्टिकुलर पार्ट जो समय का एक निश्चित भाग है उसको ऋतु बोलते हैं। और ऋतु में जो भी चर्या की जाती है उसे ऋतुचर्या कहते हैं। अब चर्या क्या होता है? चर्या मतलब आहार और विहार। मतलब कि हमें किस ऋतुचर्या में कैसा आहार, कैसा खाना हमें खाना पीना चाहिए उसके बारे में, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो विहार होता है। तो समय का एक निश्चित भाग ऋतु होता है और उसमें जो चर्या फॉलो करते हैं हम उसको ऋतुचर्या कहते हैं। चर्या मतलब होता है आहार विहार। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी ऋतु में किए जाने वाले आहार विहार को हम ऋतुचर्या कहते हैं। अब ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चरक में और अष्टांग में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं। मतलब आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब कि हेल्दी पर्सन को हमें हेल्दी बनाए रखना है। उसके लिए हमें उसे क्या चीज़ें करवानी है, कैसा दिनचर्या फॉलो करवाना है, कैसा ऋतुचर्या फॉलो कराना है, वेगों को धारण, कौन से वेग धारण करने हैं, कौन से वेग धारण नहीं करने हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए की जाती हैं। मतलब एक हेल्दी पर्सन को हमें हेल्दी बनाए रखना है तो उसके लिए उसे क्या क्या करना है। हम किसी रोगी के लिए ये सब नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी पेशेंट को हमें ये सब फॉलो कराना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब एकदम मैंडेटरी, एकदम ज़रूरी चीज़ है कि हमें 6 ऋतुओं के नाम याद होने चाहिए। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। उसके बाद इनके हिंदी माह के नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में आती है। वसंत चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक और मार्गशीर्ष पौष, ये इनके माह के नाम है। माह मतलब जो मंथ होते हैं उनके हिंदी नाम है। अब यहाँ पर ये मैंने मंथ्स लिखे हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। जो शिशिर ऋतु होती है 15 जनवरी से 15 मार्च तक का जो टाइम होता है वो होता है। 15 मार्च से जो 15 मई तक का जो 2 महीने का टाइम होता है वो वसंत ऋतु होती है। 15 मई से 15 जुलाई तक ग्रीष्म होती है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक वर्षा। 15 सितंबर से 15 नवंबर तक शरद और 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हेमंत ऋतु। उसके बाद जो साल भर होता है, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स किए हैं। एक आदान काल और एक विसर्ग काल। आदान काल, विसर्ग काल। जो शुरू के 6 महीने होते हैं वो आदान काल, जो बाद के 6 महीने होते हैं वो विसर्ग काल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनमें क्या 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 डिफरेंस होता है? जो सूर्य होता है, जो सूरज होता है, वो आदान काल में उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है विसर्ग काल में। उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ गति होती है सूरज की, और विसर्ग काल में दक्षिण की तरफ होती है। तो आदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन भी बोलते हैं, क्योंकि सूरज का मूवमेंट इस तरीके से होता है। उसके बाद आता है वायु। आदान काल में जो वायु है वो तीव्र और रुक्ष होती है, और विसर्ग काल में अरुक्ष होती है, मतलब सौम्य वायु होती है। अब इसको कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदान काल को दक्षिणायन बोलते हैं कि उत्तरायण बोलते हैं। तो आदान काल में ऊ बनता है, पहले अ बनाने से पहले ऊ बनता है, तो इसी को उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, इसी को उत्तरायण बोलते हैं, और विसर्ग काल को दक्षिणायन बोलते हैं। उसके बाद स्नेहांश। स्नेहांश मतलब जो हाइड्रेशन होता है वो कैसा होता है? उसका शोषण और ह्रास होता है। मतलब जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड रहेगी आदान काल में। विसर्ग काल में स्नेहांश की वृद्धि और पोषण होता है, मतलब हाइड्रेटेड बॉडी रहेगी। स्वभाव कैसा होता है? आदान काल में आग्नेय होता है, विसर्ग काल में सौम्य होता है। इसमें कौन सी ऋतुएं आती हैं? शुरू की 3 ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और बाद की 3 आती हैं वर्षा, शरद और हेमंत में। रस जो होते हैं इसमें तिक्त, कषाय, कटु होते हैं। इसमें अम्ल, लवण, मधु होते हैं, मधुर होते हैं। बल कैसा होता है? इसमें बल का ह्रास होता है क्रमशः। मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे
क्रम से, क्रमशः मतलब क्रम से, शिशिर से वसंत, वसंत से ग्रीष्म, क्रम से नीचे की तरफ जाएंगे तो बल कम होगा। और इसमें क्रम से नीचे की तरफ जाएंगे वर्षा, शरद, हेमंत में, तो जो बल है वो बढ़ेगा, बल की वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बल किस में होगा? शिशिर में और हेमंत में। ये उत्तम बल वाली ऋतुएं होंगी। वसंत और शरद में मध्यम बल होगा, ग्रीष्म और वर्षा में होगा हीन बल, सबसे कम बल होगा। उसके बाद इनके जो रस हैं इनको कैसे याद रखना है? अब देखो, अगर तुम लोग ऐसे सीक्वेंस से लिखोगे ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, अगर ये ऋतुएं तुम्हें सीक्वेंस से याद है तो तुम इनके रसों को भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहले आता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, सबसे नीचे आते हैं वर्षा, शरद, हेमंत। तो हमें नीचे से स्टार्ट करना है। मधुर, अम्ल 1 2 और फिर यहाँ पे आएगा 3। मधुर, अम्ल, लवण, मधुर, अम्ल और बीच में लवण। वैसा का वैसा ही हमें ऊपर भी लिखना है। अब लिखना है कटु, फिर तिक्त और फिर कषाय, सेम 1 2 और फिर 3। अगर तुम लोग को रस और ऋतुएं सीक्वेंस से याद है तो तुम इसको भी याद रख सकते हो बहुत आसानी से। उसके बाद आ जाओ ऋतुओं के अनुसार दोषों का शरीर में संचय, प्रकोप और शमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इसको संचय मतलब क्या होता है, प्रकोप मतलब क्या होता है और शमन मतलब क्या होता है? अगर एक ग्लास है, ग्लास में मैं पानी डालती जा रही हूँ तो पानी ग्लास में इकट्ठा होता जा रहा है, इसका मतलब पानी का संचय हो रहा है। प्रकोप मतलब अब पानी पूरा फिल हो गया, ग्लास पूरा भर गया, पानी ग्लास के बाहर गिरता जा रहा है। मतलब अगर तुम लोग पानी ग्लास में डाल रहे हो, जब तक वो ग्लास भर रहा है तब तक हम बोलेंगे पानी का संचय हो रहा है। जब वो पानी ग्लास से बाहर जाने लग गया तो मैं बोलूँगी पानी का प्रकोप हो गया। और जब अब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लग गया पानी तो पानी का प्रकोप हो गया। अब मैं ग्लास को खाली कर रही हूँ, ग्लास में से पानी को बाहर निकाल रही हूँ, खाली कर रही हूँ, तो उसको मैं बोलूँगी पानी का शमन हुआ, मतलब कम होने लगा। तो यही दोषों के साथ होता है। संचय मतलब दोषों का इकट्ठा होना, प्रकोप मतलब उनका एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो जाना, इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे वो कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग जाएंगे। और शमन मतलब शमन होना, उनका शांत होना। कौन सी ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है और शमन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है। सीक्वेंस आता है वात, पित्त, कफ का और स्टार्टिंग ऋतुओं की नीचे से की जाती है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, सीधे लाइक जाएगा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। इसमें कफ का शिशिर में संचय होता है, प्रकोप होता है वसंत में और शमन होता है ग्रीष्म में। फिर उसके बाद आगे लिखना है वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। पित्त का वर्षा में संचय होता है, शरद में प्रकोप होता है और हेमंत में शमन होता है। उसके बाद हमें ग्रीष्म से लिखना है, ये वाले से, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद में शमन होता है। जो शोधन विधि होती है, शोधन में हम क्या करते हैं, दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। हमने चैप्टर 1 में 2 टाइप की चिकित्साएं पढ़ी थी, शोधन और शमन। शमन में हम दोषों को शांत करते हैं शरीर के अंदर ही, और शोधन में हम दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब शरीर से बाहर कब निकाल पाएंगे हम इजीली? जब वो कौन सी अवस्था में होंगे? प्रकोपित अवस्था में होंगे। मतलब जब दोषों का प्रकोप होगा तब हम दोषों को शरीर से बाहर इजीली निकाल सकते हैं। तो हम जो वात की शोधन चिकित्सा होती है वस्ती, ये कब करनी चाहिए? वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। विरेचन पित्त की शोधन चिकित्सा है, ये कब करनी चाहिए? शरद में। और वमन कफ की शोधन चिकित्सा है, ये कब करनी चाहिए? वसंत में। उसके बाद आगे आ जाओ हेमंत ऋतुचर्या। अब ऋतुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्टिकुलर ऋतुचर्या पूछी जाती है कि हेमंत ऋतुचर्या का वर्णन करो। अब इसको लिखना कैसे है ये भी तुमको इन्हीं नोट्स में से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी सबकी। सबसे पहले हमें ऋतुचर्या का इंट्रोडक्शन लिखना है कि इस ऋतुचर्या में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो देखो, कुछ 2-3 पॉइंट्स तो तुम यहाँ से भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो तुम लिख सकते हो कि जो हेमंत ऋतु है वो कौन से काल में आती है? विसर्ग काल की ऋतु है। जो हेमंत ऋतु है वो विसर्ग काल की ऋतु है। ठीक है, इसमें कौन सा रस होता है हेमंत ऋतु में? मधुर रस होता है। उसके अलावा तुम इसके हिंदी माह के नाम लिख सकते हो। हिंदी माह हेमंत ऋतु में कौन से होते हैं? मार्गशीर्ष और पौष होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें तुम लिख सकते हो। और उसके अलावा क्या लिख सकते हो? हेमंत ऋतुचर्या में बल कैसा होता है? उत्तम बल होता है।
तो ये 3-4 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, क्या होता है हेमंत ऋतुचर्या में। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो पुरुष रहता है वो बहुत ज़्यादा बलवान रहता है, उत्तम बल वाला रहता है पुरुष। विसर्ग काल की हेमंत ऋतु है वो विसर्ग काल में आती है। अब इसमें क्या होता है, हेमंत मतलब ठंडी का मौसम, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जो हमारे रोमकूप रहते हैं, मतलब जो हमारे पोर्स रहते हैं बॉडी में, वो क्लोज हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पोर्स हैं, जो हमारे रोमकूप है, वो अवरुद्ध हो जाएंगे। अब रोमकूप अवरुद्ध हो जाएंगे तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। बाहर बहुत ठंड है, हमारे जो रोमकूप है, जो हमारे पोर्स हैं, वो एकदम क्लोज हो गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं, बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। तो जो बॉडी के अंदर की हीट है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो बॉडी के अंदर जो जठराग्नि रहती है वो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है। अब अगर अग्नि बलवान हो गई तो हमें कैसा खाना खाना है, हमें भारी खाना खाना है, जो बहुत हैवी डाइट लेनी है और पेट भर के खाना खाना है। तुमने देखा होगा सर्दियों में हम कितना भी खा लें पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अग्नि बहुत बलवान होती है, जो जठराग्नि होती है वो बहुत बलवान होती है। लेकिन अगर इस ऋतु में, मतलब हेमंत ऋतु में, अगर किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया तो क्या होगा, तो वो जठराग्नि जो शरीर की धातुएं हैं उनको पचाने लग जाएगी। मतलब अब वो अग्नि बढ़ गई है, उसे कुछ तो चाहिए पचाने के लिए। अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को डाइट नहीं मिल रही है तो जो अग्नि है वो हमारी खुद की धातुओं को ही पचाने लग जाती है। अब इसको लिखना भी इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आहार लिखना है। आहार कैसा सेवन करना है हेमंत ऋतु में, रस कैसा होना चाहिए, वात नाशक, मधुर अम्ल लवण, ठीक है। क्योंकि हमें हैवी डाइट लेनी है, मतलब कफ वर्धक डाइट लेनी है, वात नाशक डाइट लेनी है, तो मधुर अम्ल लवण रस वाले आहारों का सेवन करना है। गुण कैसा होना चाहिए, स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन करना है, क्योंकि हैवी डाइट लेनी है। अब इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, नवीन धान्य, नवीन मद। जो भी चीज़ें नवीन होती हैं, नया धान्य जो होता है, नया जो मद्य होता है वो भारी होता है। पुराना धान्य, पुराना मद, पुराना घृत, ये लाइट होते हैं, लघु होते हैं। तो नवीन धान्य मतलब नया चावल, नया गेहूँ, इसका सेवन करना है। नवीन मद्य का सेवन करना है। इक्षु, उड़द, तिल, इनसे बने पदार्थों का सेवन करना है, क्योंकि तिल, उड़द ये उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। वसा और तेल ये स्निग्ध होते हैं, तो वसा और तेल और गुरु भी होते हैं, इसलिए इसका सेवन करना है। भोजन में मधु का प्रयोग करना है और उष्ण जल का प्रयोग करना है, गर्म पानी का यूज़ करना है। विहार में व्यायाम करना है, अभ्यंग करना है, आतप सेवन मतलब धूप का सेवन करना है। उष्ण गृह में निवास करना है, गर्म घर में रहना है। स्वेदन, धूमपान, अंजन प्रयोग, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो सर्दियों में हमें करनी है। गर्म कपड़े पहनने हैं। गर्म सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो गर्म होते हैं। ठंड से बचने के लिए गर्म शैया का प्रयोग करना है। हमें जो बेड, हम सोते भी हैं तो ब्लैंकेट्स लेते हैं हैवी हैवी, ताकि गर्म होकर अच्छे से सो सकें। तो उष्ण शैया का प्रयोग करना है। शैया मतलब बेड। शरीर पर अगरू लेप करना है। जो अगरू होता है वो उष्ण वीर्य होता है, गर्म होता है, तो अगरू का लेप करना है। और अगरू लेप की हुई पुष्ट स्त्री का आलिंगन करना है, मतलब स्त्री सहवास करना है। उसके बाद वर्ज्य क्या है, मतलब निषेध क्या है। देखो, निषेध से तो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ भी तुम्हें दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सी ऋतु में निषेध है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। आहार में हमें कैसा आहार नहीं खाना है, तो कटु तिक्त कषाय रस, मतलब जो हम खा रहे हैं उसका ऑपोजिट हमें नहीं खाना है। कटु तिक्त कषाय वातवर्धक होते हैं, तो हमें ये आहार का सेवन नहीं करना है। लघु, अल्प और वातवर्धक आहार का सेवन नहीं करना है। लघु मतलब हल्के, अल्प मतलब कम डाइट, खाना कम नहीं खाना है, और वातवर्धक आहार का सेवन नहीं करना है। विहार में हमें शीतल वायु का सेवन नहीं करना है, और दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना है और ठंडी हवा का सेवन नहीं करना है। उसके बाद आगे आता है शिशिर ऋतुचर्या। अब जो शिशिर ऋतुचर्या है वो हेमंत ऋतुचर्या जैसी ही होती है, सब कुछ सेम है उसमें, आहार विहार सब कुछ सेम। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ डिफरेंट होती है, जो हेमंत ऋतु है वो विसर्ग काल में आती है, लेकिन शिशिर ऋतु आदान काल में आती है। अब शिशिर ऋतु से कौन सा काल स्टार्ट हो जाता है, आदान काल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हेमंत ऋतु की अपेक्षा थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा होती है, और ये थोड़ी सी रुक्ष होती है, मतलब रुक्षता आने लगती है। अब तुम लोग खुद भी ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को। जो नवंबर दिसंबर की ठंड होती है ना,
और जनवरी फरवरी की जो ठंड होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? जनवरी फरवरी में जो ठंड आती है उसमें हमारे लिप्स ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई होती है, फटने लगती है, मतलब जो रुक्षता आती है ना वो शिशिर ऋतु में आना स्टार्ट होती है, क्योंकि आदान काल स्टार्ट हो जाता है। और जो नवंबर दिसंबर वाली ठंड होती है ना वो उसमें रुक्षता नहीं आती, ड्राइनेस नहीं होती बॉडी में, और बाकी आहार विहार सब कुछ सेम है। उसके बाद आता है वसंत ऋतुचर्या। अब इसमें हमें पहले ऋतु लक्षण लिखने हैं, इसमें क्या क्या होता है। अब वसंत ऋतु को याद करो, तुम सीक्वेंस से देखो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। इसमें कफ का संचय होता है, प्रकोप होता है और शमन होता है। शिशिर में संचय होता है, वसंत में प्रकोप होता है और ग्रीष्म में शमन होता है। ऋतु लक्षण में सबसे पहले शिशिर ऋतु में ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से जो कफ दोष था उसका संचय हो रहा था। अब वसंत ऋतु में क्या होगा, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि आदान काल स्टार्ट हुआ है। तो शिशिर से फिर वसंत वसंत के बाद ग्रीष्म में और ज़्यादा गर्मी होगी, समर वेकेशंस आती है ग्रीष्म ऋतुचर्या। अब इधर देखो, शिशिर ऋतु में ठंड की वजह से कफ जो था वो उसका संचय हो रहा था। अब वसंत ऋतु में जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की जो वेव्स हैं, रेस हैं, जो हीट होगी, उसकी वजह से जो कफ का जो संचय हुआ था वो पिघलने लग जाएगा। अब देखो, कोई भी चीज़ जब जमी हुई रहती है ना, सॉलिड फॉर्म में रहती है, तो वो थोड़ी कम जगह घेरती है, लेकिन जब वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा जगह घेरती है। तो कफ जब तक जमा हुआ था तब तक तो संचय हो रहा था, लेकिन अब गर्मी की वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से पिघलने लग गया, मेल्ट हो गया, तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। अब कफ के प्रकोप से कफ दोष का अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है, अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होगी। अब वसंत में कफ का प्रकोप हो रहा है, तो हम कफज जो आहार विहार है वो नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट चीज़ें खाएंगे। बेसिक बात है ये। अब देखो, इसमें जो वायु है वो दक्षिणी वायु बहती है, जो वातावरण है वो कैसा रहेगा, निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सूर्य की किरणें कैसी रहेगी, तेज रहेगी। आहार, कैसे आहार का सेवन करेंगे, कटु तिक्त कषाय रस वाले आहार का सेवन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कफ शामक रस होते हैं, और वसंत में कफ का प्रकोप हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट चीज़ें हमें खानी है, तो कटु तिक्त कषाय रस खाने। गुण कैसा होना चाहिए, लघु। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, साठी चावल, यव, मुदक, मुदक मतलब होता है मूंग, कुलथ, ये सब लघु होते हैं, हल्के होते हैं। परवल, बैंगन, नीम पत्र, ये सब जो भी तिक्त रस वाले शाक होते हैं उनको खाएंगे। शाक मतलब सब्जियां, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। जांगल पशु पक्षियों के मांस और मांस रस का सेवन करेंगे। अब जांगल पशु पक्षी जो होंगे वो वातवर्धक होंगे, मतलब कफ शामक होंगे, तो उसका सेवन करेंगे। आसव अरिष्ट मद्यपान करेंगे, मधु का प्रयोग करेंगे और जल में मधु मिलाकर पान करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में मधु मिलाकर पान कौन सी ऋतु में करना है, तो वसंत ऋतु में करना है। ऐसा क्यों करना है, इसका जवाब तुम लोग मुझे बताना। मधु और कफ का क्या रिलेशन है आपस में, ये तुम लोग बताना। उसके बाद विहार में सारे कफ शामक विहार होंगे। व्यायाम कफ शामक, तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण गंडुष, तीक्ष्ण नस्य, ये सब कफ शामक है। ठीक है। अग्रु अगेन उष्ण होता है, कफ शामक। कस्तूरी का उत्सादन और उष्ण जल से स्नान, स्त्री संभोग, ये सब कफ शामक है। देखो, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, चलना फिरना, स्त्री संभोग, ये सब चीज़ें कफ शामक होती है, वातवर्धक होती है, कफ को शांत करेंगी, तो ये सब करेंगे। बाग बगीचों का सेवन, स्प्रिंग का सीज़न है, वसंत ऋतुचर्या, तो बाग बगीचों का सेवन करना है। युवती स्त्रियों और सज्जनों के साथ मनोरंजन करना है। अब इसमें वर्ज्य क्या है, क्या नहीं करना है। अब इस ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा है, तो कफ वाली चीज़ें नहीं करनी है। मधुर, अम्ल, लवण आहार जो होते हैं इसका सेवन नहीं करना है। गुरु, शीत, द्रव और स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना है। दिवा स्वप्न नहीं करना है, क्योंकि कफ की वृद्धि होगी। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतुचर्या। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है, सबसे पहले ऋतु के लक्षण लिखेंगे। दक्षिण और पश्चिम कोण से कष्टकारी वायु बहती। कष्टकारी मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे लू होती है तो लू चलती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है ग्रीष्म में। सूर्य की गर्मी से जो वातावरण है और भूमि है वो गर्म हो जाती है।
सूर्य अपने प्रभाव से शरीर के स्नेहांश को खींचता रहता है। मतलब तुम लोगों ने वो ऐड देखी होगी रसना की, ग्लूकॉन डी की ऐड आती थी कि एक बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, तो जो सूरज है वो स्ट्रॉ लगा के उसके अंदर की पूरी एनर्जी को सक कर रहा है, पीता जा रहा है। तो वैसे ही सेम होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य इतना तेज़ हो जाता है कि शरीर के स्नेहांश को खींचता रहता है, मतलब हम बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। तो व्यक्ति को गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए हमें शीतल उपचार करना है, सारी ठंडी ठंडी चीज़ों का यूज़ करना है। इसमें कैसे आहार का सेवन करना है? मधुर रस और शीत द्रव लघु स्निग्ध आहार का सेवन करना है। मधुर रस कैसा होता है? शीत होता है, ठंडा होता है। शीत ठंडा आ गया गुड़ में। द्रव मतलब लिक्विड डाइट लेनी है, हल्की डाइट लेनी है और स्निग्ध डाइट लेनी है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे? शाली चावल, जांगल पशु पक्षियों का मांस, मांसरस, उद्मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उद्मंथ है वो कौन सी ऋतुचर्या में प्रयोग करना है? तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में। अब उद्मंथ होता क्या है? शर्करा और जल मिश्रित सत्तू को उद्मंथ कहते हैं। अब शर्करा और मधुर द्रव्यों से युक्त शीतल पेय, हम बहुत सारे शरबत पीते हैं गर्मियों में, तो वो क्या है? शर्करा और मधुर द्रव्य से युक्त शीतल पेय। ठंडे पानी में कुछ मीठा सा कुछ फ्लेवर मिला के, रसना वगैरह का मिला के हम उसको पीते हैं, शरबत वगैरह। शीतल दुग्ध में शर्करा मिला के हम बहुत सारे शेक पीते हैं ठंडे ठंडे। घृत का प्रयोग करना है। अब घृत का प्रयोग क्यों करना है ये भी तुम लोग बताना। मुनक्का, खजूर और नारियल जल का सेवन करना है, ये सब ठंडे होते हैं तो इसलिए इनका सेवन करना है। बिहार में क्या करना है? ठंडी वायु का सेवन करना है, ठंडे पानी से नहाना है, मतलब जो भी यूज़ करना है ठंडे पानी का यूज़ करना है। दिन में शीतल स्थान पर निवास करना है। जब सर्दी का टाइम था तो हमें गर्म घर में रहना था, अब जब गर्मी का टाइम है तो हमें ठंडे घर में रहना है। रात्रि में खुले स्थान में सोना है। जब समर वेकेशंस लगती थी पहले तो सब लोग अपनी नानी के घर जाकर छत पर सोते थे, तो ठंडे ठंडे स्थान पर सोना है और खुले स्थान पर सोना है। दिवा स्वप्न कर सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही ऐसी ऋतु है जिसमें दिवा स्वप्न कर सकते हो, बाकी सब में वर्ज्य है, निषेध है। सारी ऋतुओं में दिवा स्वप्न मना किया है करने के लिए, सिर्फ एक ही ऋतु है ग्रीष्म ऋतु जिसमें कर सकते हो। याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और रात छोटी होती है, तो दिन में सो सकते हैं। हल्के और श्वेत वर्ण के सूती वस्त्र धारण करना है। गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन के, हल्के फुल्के और वाइट कलर के, ताकि हीट जो है वो कम से कम एब्जॉर्ब हो सके। चंदन और कर्पूर का लेप करके सोना है। ये शीतवीर्य होते हैं, ठंडे होते हैं। चंदन और पानी से ठंडे किए हुए पंखों से, हाथों के स्पर्श, मोती मणियों से शोभित होकर पलंग पर सोना है। अब इसका मतलब क्या है? जो आजकल कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं गर्मियों में, तो पहले के ज़माने में ये सब नहीं थे, तो कैसे करते थे? जो पंखे होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? चंदन और पानी से ठंडे किए हुए पंखों से या हाथों से हवा देने के लिए, ताकि ठंडा ठंडा फील हो। मोती और मणि, जो मणियाँ होती हैं, इसका मतलब होता है कि जो ठंडी ठंडी औषधियाँ होती हैं उसकी मालाएँ वगैरह धारण कर कर फिर उसके साथ सोना है, ताकि ठंडा ठंडा फील होता रहे। ठीक है, जंगल, झरने और पुष्पों का सेवन करना है, बेसिक है। अब इसमें वर्ज्य क्या है, क्या नहीं करना है? कटु, अम्ल, लवण रस वाले आहार का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये गर्म रस होते हैं, कटु, अम्ल, लवण। उसके बाद मद्य का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये उष्ण होती है, पित्तवर्धक। क्या विहार नहीं करने हैं? आतप सेवन नहीं करना है, उष्ण सेवन नहीं करना है, कोई भी गर्म चीज़ का सेवन नहीं करना है, धूप का सेवन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, या 15 दिन में एक बार करना है। तो ये याद रखना है कि जो व्यवसाय है वो ग्रीष्म ऋतु में निषेध बताया है, क्योंकि ये अगेन वातवर्धक होता है, नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, तो ग्रीष्म ऋतु में ये सब नहीं करना है, ये याद रखना है। अब इसके आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप लोग मुझसे ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।